अब इसी वर्ण का देखा जाए तो वर्ण के कई अर्थ होते हैं। वर्ण का मतलब जाति है, वर्ण का मतलब रंग है, वर्ण का मतलब अक्षर है। अब इसी में से हमें इसको लेना है अक्षर। अक्षर में और वर्ण में क्या अंतर है? देखिए, लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप तो होता है वर्ण, और एक ही प्रभाव में, एक ही झटके में, एक ही श्वास में जिसका उच्चारण हो सके वो कहलाता है हमारा अक्षर। अब अक्षर का मतलब क्या है? ए माने नहीं और क्षर माने विनाश। ये विनाश से पहले क्या लगा है? ए उपसर्ग लगा है, अर्थात ऐसे शब्द या वर्ण जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर या पहले जुड़कर एक नया अर्थ दें, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो नहीं, ए क्या है? उपसर्ग, जिसका अर्थ क्या होता है? नहीं। क्षर माने विनाश, तो इसका अर्थ हुआ न क्षरति इति अक्षर, न क्षरति इति अक्षर, अर्थात जिसका क्षरण ना हो, विनाश ना हो, टुकड़े ना हो, खंड ना हो, क्या कहलाएगा? अक्षर होगा। अब अक्षरों का व्यवस्थित क्रम होता है, अक्षरों का व्यवस्थित क्रम, अक्षरों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला। अक्षरों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला। क्योंकि ए के बाद अ के बाद ई के बाद दीर्घ ई, फिर उ, फिर दीर्घ उ, तो एक व्यवस्थित क्रम है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला के दो भेद हैं या उच्चारण के दो अंग हैं, एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। एक क्या है? स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। इस स्वर को आप यहीं से समझिए, इसमें आधा से बना हुआ है, तो इसको कर दीजिए स्वतंत्र, या फिर कर दीजिए स्वयं। क्या कर दीजिए? स्वयं। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वयं से होता हो, जो अपने आप में स्वतंत्र हो, किसी अन्य ध्वनि की उनमें आवश्यकता ना हो, अर्थात स्वतंत्र उच्चारित वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, अर्थात जिसमें स्वर का मेल हो, बिना स्वर की सहायता से कोई व्यंजन वर्ण उच्चारित नहीं होता। अब देखते हैं कि स्वर के भेद या स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण, स्वयं उच्चारित वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर। स्वयं उच्चारित ध्वनि, स्वयं उच्चारित वर्ण स्वर कहलाता है। तो स्वर का वर्गीकरण हेडिंग डालेंगे, स्वर का वर्गीकरण। अब स्वर का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से है, जाति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, तालु के आधार पर, जीव की आकृति के आधार पर, अलग अलग प्रकार से इसका वर्गीकरण। तो सबको एक तरीके से देखेंगे। सबसे पहला है मात्राओं के आधार पर या मात्रा के आधार पर। अब मात्रा के आधार पर हमारे स्वर जो हैं वो तीन है। पहला है ह्रस्व, मूल, एक मात्रिक। ध्यान देना, सभी इसी के नाम है, ह्रस्व, मूल, एक मात्रिक, जड़ स्वर, जो आपको अन्य किताबों में नहीं मिलेगा। आपको 1, 2, 3 किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें कई किताब पढ़ के, कई किताबों का अध्ययन करके तब आपको कोई ना कोई कंटेंट एक ऑथेंटिक रूप में, एक लॉजिकल रूप में प्रस्तुत करना होता है, ताकि आगे आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना आए। ह्रस्व, मूल, एक मात्रिक, जड़ या फिर प्राकृतिक स्वर। देखिए कितनी गजब बात है, प्राकृतिक स्वर या फिर नैसर्गिक स्वर। नैसर्गिक, ये सभी इसी के नाम है। इनकी संख्या कितनी होती है भैया? 4। वो कौन कौन है? अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। इनको हम चारों को मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, जड़ स्वर, प्राकृतिक स्वर या फिर नैसर्गिक स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा कौन है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब है कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे। जो समय इनमें लग रहा है उससे कहीं ज्यादा समय इसमें लगे। किसमें? दीर्घ में। तो दीर्घ स्वर जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? कुल तो 7 होती है, लेकिन इस 7 के भी 2 भाग हैं। एक होता है पूर्ण रूप से दीर्घ और दूसरा होता है संयुक्त। दूसरा क्या होता है? संयुक्त। तो संयुक्त में कितने चले जाएंगे? 4। और दीर्घ में कितने चले जाएंगे? 3। अब इस दीर्घ की बात करी जाए तो दीर्घ में देखिए, आ, ह्रस्व ए को 2 बार करें, मिलाएं, आ में आ मिलाएं तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ।
ये क्या हुए? दीर्घ स्वर। इस दीर्घ स्वर का नाम होगा दीर्घ संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर, क्योंकि दीर्घ संधि जब भी होगी तो इन तीनों में ही होगी। देखिए ध्यान देने वाली बात है, इसको नोट करेंगे। तो दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, इन तीनों में दीर्घ संधि होगी। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर ए, आई, ओ और औ, ये चार क्या है? संयुक्त स्वर है। अब इस संयुक्त स्वर में भी अगर हम बात करें ए और ओ की, ए और औ, इन दोनों को हम गुण संधि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण संधि स्वर। रमेश, दिनेश, महेश, राजेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र, सतेंद्र, गजेंद्र, देखो गुण संधि होगी या नहीं होगी? मात्रा एक है या नहीं है? ज्ञानोदय, चंद्रोदय, महोदय, महोत्सव, वनोत्सव, ये सब क्या है? गुण संधि। अब बात यदि इसकी करें, ओ और औ, इन दोनों को हम आई और औ, बात इन दोनों की करें तो इनका होगा वृद्धि संधि स्वर। क्या होगा? वृद्धि संधि स्वर। सदैव, तथैव, मतैक्य, महोज, वनौषधि, तो ये सब क्या होगा? वृद्धि संधि स्वर। तो देखिए ध्यान से फिर दोबारा देखिए, स्वरों का वर्गीकरण पहला है मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर, इसी का नाम मूल स्वर, इसी का नाम एकमात्रिक स्वर, जड़ स्वर, प्राकृतिक स्वर, नैसर्गिक स्वर। ये कितने होते हैं? चार। अ, ई, उ, री। अब आए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7, जिसमें से दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 और संयुक्त कितने हैं? 4। दीर्घ में कौन कौन है? आ, ई, उ, इन्हें दीर्घ संधि स्वर भी कहते हैं। यहां नोट कर देंगे, ये आपका कौन है? दीर्घ संधि स्वर। संयुक्त में अ, आई, ओ, औ, ये चारों क्या है? संयुक्त स्वर। इसमें भी ए और ओ, इनको गुण संधि स्वर कहेंगे। आई और औ, इन दोनों को वृद्धि संधि स्वर कहेंगे। अगला देखते हैं, ये तो हुआ मात्रा के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं जाति के आधार पर। नेक्स्ट क्या है? जाति के आधार पर। अब देखिए जाति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सजातीय। एक क्या होता है? सजातीय। और एक क्या होता है? विजातीय। एक क्या है? सजातीय और दूसरा क्या है? विजातीय। देखिए सजातीय का मतलब है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण एक ही स्थान से होता हो। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण एक ही स्थान से होता हो, या दूसरी भाषा में, देसी भाषा में समझिए कि ऐसे स्वर जो एक ही परिवार से संबंध रखते हो। जैसे अ, आ, ई, ए, आ, ई, उ। अब इनका उच्चारण का स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इनका उच्चारण क्या होता है? तालव्य होता है। इनका उच्चारण क्या होता है? ओष्ठ होता है। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण एक ही स्थान से होता हो, या जो एक ही परिवार से, एक ही जाति से एक समान रहते हो, उन्हें क्या कहते हैं? सजातीय। अब विजातीय का मतलब क्या है? इस वी का मतलब है अन्य। वी का मतलब अन्य, अन्य जाति का। जैसे कि विदेश, विदेश, तो वी माने अन्य, देश अन्य देश का। तो अन्य जाति का अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक स्थान से उच्चारण ना होकर के बल्कि 2 या 3 या 2 स्थानों से उनका उच्चारण होता हो। जैसे देखेंगे ए और आई, इनका होगा कंठ होगा और तालव्य होगा। कंठ होगा और तालव्य होगा। ओ, औ, इनका कंठ ओष्ठ होगा। क्या होगा? कंठ ओष्ठ होगा। तो ऐसे वर्णों को कहते हैं, ऐसे स्वरों को कहते हैं विजातीय, और जबकि इनको क्या कहते हैं? सजातीय। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण एक ही स्थान से हो वो सजातीय, और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण अन्य किसी स्थान से होता हो, एक ही अंग से ना होता हो, उसको कहते हैं विजातीय। जहां भी कहीं आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा, तो विदाउट हेजिटेशन आप बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। पूछना आपका
हक है, ईमानदारी के साथ आप पूछिए, पूरी लगन के साथ पढ़िए। वही टॉपिक है फिर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। अब ध्यान दें, अभी हमने पढ़ा मात्रा के आधार पर, फिर हमने पढ़ा जाति के आधार पर, अब हम पढ़ते हैं जीव की आकृति के आधार पर। जीव या जिह्वा, जीव या जिह्वा की आकृति के आधार पर। देखिए ये हमारा मान के चलिए जीव बना हुआ है, इसके हमें ये अग्रभाग है, ये मध्य भाग है और ये इसका पश्च भाग है जो यहां जुड़ा हुआ अंदर, यहां के बाद जो इस तरह से जुड़ गया, यहां पर यहां पर गला है। तो आप क्या काम करेंगे कि बीचों बीच ए को रख देंगे, बीचों बीच किसको रखेंगे, ए को रखेंगे। अब ए का मतलब क्या है, मध्य स्वर। ए का मतलब क्या है, मध्य स्वर। अब अग्र, मध्य और ये भैया क्या है, पश्च। इस अग्र को याद करने के, देखिए बाकी याद नहीं होंगे, मैं आपसे पक्का बता रहा हूं कि याद होंगे नहीं। आप याद करने को रटने के हिसाब से याद करेंगे तो कभी याद नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। अग्र को थोड़ी देर के लिए अग्रीय मान लीजिए, अग्रीय बोलो एक बार, अग्रीय। हम 2 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अग्रीय, तो ई, ए, आई और यहां री, इसमें कितने आ गए, 5 आ गए। अग्रीय में ई, ए, आई, री सॉरी, मध्य में ए। अब पश्च की बात करें, जब ए यहां आया मध्य में, ये 5 यहां आ गए। अब इसके अलावा जो भी बचते हैं यहां रख दीजिए। कौन बचा, आ, उ, ओ और औ। तो ये 5 इधर हुए थे पश्च, 5 हुए अग्र और ए क्या हुआ, मध्य स्वर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन है, तो कौन है, ए। चलिए अगला वर्गीकरण देखते हैं इसका। नेक्स्ट वर्गीकरण है इसका होठों की आकृति के आधार पर। होठों की बनावट या आकृति के आधार पर या उनके घूमने के आधार पर। देखिए सबसे पहला है वृत्ताकार, वृत्ताकार, और दूसरा है अवृत्ताकार। भैया पहला कौन है, वृत्ताकार, और दूसरा कौन है, अवृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ये ओष्ठ अर्थात होठ गोल वृत्त के आकार के घूम जाते हों। और अवृत्ताकार क्या रहे, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो हमारे लिप्स हैं, होठ हैं, ओष्ठ हैं, वो वृत्त के आकार के न हो, वृत्त के आकार में न घूमे। अब इसमें कौन है, ऊ, देखो बोलो ऊ। अब ये देखिए आप, ऊ, आओ, औ। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर में ओष्ठ वृत्त के आकार के मुड़ जाते हो, ऊ, ओ, औ। अब एक स्वर और है जिसे हम आगे बात करेंगे, इसे कहते हैं हम आगत स्वर या गृहित स्वर। अब अवृत्ताकार में जितने बचते हैं यहां लिख दीजिए, ए, आ, ई, ऊ इधर आ गए, ए, आई और ऋषि ये अवृत्ताकार। तो एक हुआ वृत्ताकार और दूसरा क्या हुआ, एक वृत्ताकार दूसरा अवृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ इस वृत्त के आकृति की तरह गोल घूम जाए, इस तरह से देखो, ओ, ऊ, इस तरह से, तो ये वृत्ताकार और वो अवृत्ताकार। चलिए आगे बात करते हैं। अगला वर्गीकरण, अगला है तालु के आकार, तालु के आधार पर। तालु के आधार पर सबसे पहले तालु के आधार पर हमारे 4 है। एक है संवृत, एक है अर्ध संवृत, एक है विवृत और एक है अर्धविवृत। देखिए यहां से ट्रेंड चेंज होता रहता है, आप सभी ध्यान देंगे, ट्रेंड चेंज होता रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि ह्रस्व दीर्घ लघु ये पूछे ही पूछे। अब वहां से क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, ये निश्चित जान लीजिए कि अब की बार जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आपका यहां से बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ भी है। क्योंकि टफ किस लिए है, याद करने के लिए। लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूं कि अगर आप एक क्लास में एक बार या आप इस YouTube चैनल पर इस क्लास को एक बार मन से देंगे तो निश्चित तौर पर आप कभी नहीं भूलेंगे और ऐसा परमानेंट ज्ञान हो जाएगा ये, जो आप कभी भी किसी के सामने पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि किताबों से आप पढ़ेंगे,
याद हो जाएगा इंस्टेंट, लेकिन वो आगे फिर भूल जाएंगे। संव्रत, अर्धसंव्रत, विव्रत, अर्धविव्रत। सबसे पहले देखिए, जब कभी भी आपको लगे कि ये बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल काम है, सबसे पहले उसको सब टॉपिक्स में या बहुत छोटा कर दीजिए, तोड़ दीजिए। कोई भी शब्द है, कोई भी पार्ट चैप्टर है या कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इस शब्द का अर्थ जान लें कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। जब इसका जान जाएंगे तो स्वतः ही जान जाएंगे। संव्रत का मतलब होता है क्लोज और विव्रत का मतलब होता है ओपन। हिंदी सीखने के लिए कहीं कहीं किसी किसी चीज को, अपने कंटेंट को मजबूत करने के लिए, अपने उस टॉपिक को अच्छा समझने के लिए हमें अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ेगा, उससे कोई गुरेज नहीं है हमें। संवर्त का मतलब है क्लोज और विव्रत का मतलब है ओपन। अर्थात क्या क्लोज और क्या ओपन? मुख द्वार, मुख द्वार, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता हो, आधा बंद रहता हो, पूरा खुला होता हो और आधा खुला होता हो। इसी के आधार पर ये चार हैं: संव्रत, अर्धसंव्रत, विव्रत और अर्धविव्रत। एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला विव्रत को देखिए। विव्रत का मतलब है खुला हुआ, अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता हो। और ऐसी टेक्निक जो शायद आपने कभी ना सुनी हो, जब बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि बेटा आ करो, आ, क्या करो? आ। तो आ करने पे मुख द्वार पूरा खुल जाता है। जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग ए लाइन नो पापा, ओपन योर माउथ, आ हा हा। तो आ जो कर रहे हैं ये क्या है? ओपन, अर्थात विव्रत। क्या है? विव्रत। सॉरी, विव्रत। और इस विव्रत को जब हमने आ को विव्रत में रख दिया, ओपन में रख दिया, जिसमें मुख द्वार पूरा खुला होता आ, अब आ का आधा क्या होता है? ए। ये क्या हो गया? अर्धविव्रत। अब देखिए, इसको याद करने के लिए क्या काम करना है? ए, आई, ओ और औ, इन चारों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इन चारों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि ये है नहीं। सबसे पहले विव्रत को आपने आ माना, आ पूरा खुल गया। आ का आधा क्या होता है? ए। ये आ गया अर्धविव्रत में, जब ये विव्रत तो ये अर्धविव्रत। इन चार को हमने दिया छोड़, तो ए और आ के बाद कौन आएगा? ई, 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 उ और री। इन्हें यहां लिख दीजिए। अब ये चार जो हैं, इसमें ये जो छोटे हैं अर्थात ए और ओ, इसके जोड़े को तो रख दीजिए यहां पे, ए और ओ, और इस जोड़े को जो ये वाला है इसको रख दीजिए आप यहां पे। ये हो गए आपके विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्धसंव्रत। बताइए कहां इसमें दिक्कत है? ये कभी नहीं बोलेंगे। फिर वंस अगेन, फिर देखिए एक बार। सबसे पहला विव्रत। विव्रत का अर्थ होता है ओपन, खुला हुआ, अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता हो या पूरा खुल जाता हो। बोले एक बार करें सभी, आ, आ। तो ये क्या हुआ? विव्रत। और विव्रत का आधा क्या होता है? अर्धविव्रत। तो आ, ए इसमें आ गया। अब हमने चार वर्ण को अलग लिख लिया, चार स्वरों को अलग लिख लिया, ए, आई, ओ, औ। अब इन चारों को छोड़ के इसी क्रम में चलिए, ए, आ ऊपर से लीजिए, ई, उ, री। अब ये चार हैं, इसके एक जोड़े को पहली लाइन में लिख दीजिए यहां पे, और इस जोड़े को आप नीचे वाली लाइन में लिख दीजिए। तो ये आपका संव्रत, अर्धसंव्रत, विव्रत, अर्धविव्रत कंप्लीट होता है।